प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर। आज मैं आपको अपठित बोध के विषय में बताना चाहती हूँ। आप समझिए, वैसे आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे अपठित क्या होता है, अपठित किसे कहते हैं। अपठित बोध वह कहलाता है जिसको हमने पढ़ा नहीं है, जो हमने पढ़ा नहीं है, जिसको पढ़ा नहीं गया और हमारे सामने आ गया, जो हमारे बुक से यानी हमारे सिलेबस से नहीं है, वो अलग से है, तो इसको कहते हैं अपठित बोध। अपठित बोध बिना पढ़ा लिखा है, ये कविता भी हो सकती है और ये क्या है, गद्य भी हो सकता है। ये हमारे आते हैं अपठित गद्यांश आता है, यानी एक पैरा आता है, और अपठित पद्यांश आता है। पद्यांश की भी 4 लाइन 5 लाइन एक पद आता है, उसको पद कहेंगे। उसमें से क्या होता है, हमें उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसके नीचे कुछ प्रश्न लिखे रहते हैं, 3 प्रश्न भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। उन प्रश्नों का आंसर हमें उसी गद्यांश में से देखना पड़ता है, उसी पद्यांश में से देखना पड़ता है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ करके उसमें प्रश्न दिया रहता है, उचित गद्यांश का शीर्षक बताइए, तो हम शीर्षक देखते हैं। शीर्षक हमें या तो ऊपर की लाइन में मिलेगा या फिर नीचे की लाइन में मिलता है। शीर्षक आप लोग ये भी करते हैं कि जो शब्द बार बार आता है, जिसके विषय में बार बार बताया जाता है, वो भी शीर्षक हो जाता है। ऐसा भी होता है वैसे। अब ये भी लिखा जाता है कि इस पद्यांश की व्याख्या इतने शब्दों में कीजिए, तो हमें सार लिखना पड़ता है उसमें व्याख्या में। और भी आता है, इस शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो पर्यायवाची भी दिया रहता है उसमें, तो लिख दिया। और नहीं है तो पर्यायवाची आप सभी जानते हैं। तो इस तरह के गद्यांश आते हैं और इस तरह के पद्यांश आते हैं, जिनमें हमें क्या होता है, हमें देखना होता है, उसमें जो पूछा रहता है वो बताना होता है। अब देखिए, इसमें ध्यान रखने योग्य कुछ बातें भी रहती हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश को एक से अधिक बार हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि विविध श्रेणी के प्रश्नों के उत्तर हम दे सकें। सामान्यतः इसका शीर्षक आता है, इसका सारांश आता है, और कुछ पद्यांश में रेखांकित शब्द आते हैं। तो रेखांकित शब्द का अर्थ पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं, या उसका विलोम शब्द पूछा जाता है, प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। शीर्षक अपठित अवतरण में ही निहित होता है। जो शीर्षक रहता है तो वो पैरा में ही निहित होता है। शीर्षक केंद्रीय भाव को समेटे हुए अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक ऐसा नहीं कि शीर्षक को एक लाइन में लिख देते हैं। शीर्षक 1 या 2 शब्दों का होता है, जैसे अपने पाठ का शीर्षक होता है। आया समझ में? नहीं तो आप लोग एक लाइन का लिख देते हैं, एक लाइन का शीर्षक नहीं होता। सारांश लेखन में उस शीर्षक में ये होता है, शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है कि ये पैरा इसके आधार पर लिखा, इसके विषय में लिखा गया। सारांश लेखन में अवतरण के मूल भाव को अपने शब्दों में व्यक्त करना पड़ता है। जो सारांश रहता है उसे अपने मन के भावों के द्वारा व्यक्त करते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या में वर्णित विषय पर ध्यान देना चाहिए। जो रेखांकित है उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आशय के अंतर्गत अवतरण में आए मुख्य वाक्यों को अपने शब्दों में समझना चाहिए कि ये क्या दिया है, तो अपने विचार से समझना चाहिए। ये नहीं कि पुस्तक की भाषा में ही हमको लिखना है। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय मूल अवतरण के शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। आया समझ में? यदि शब्द सीमा दी गई है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे दिया गया है, इसका सारांश 20 शब्दों में लिखिए, तो 20 से सिर्फ 25 कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 50 शब्दों में लिखो। जितना आपको दिया नहीं गया उससे आप ज्यादा लिखो, तो ऐसा नहीं होगा। निर्देश के अनुसार ही उत्तर देकर अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए।
आया समझ में? जिस तरह संक्षेपण दिया रहता है तो संक्षेपण का अर्थ इसी गद्यांश से है, संक्षिप्तीकरण, यानी इसमें छोटे रूप में लिखना होता है। आया आपको? अब मैं एक आपको गद्यांश पढ़ के बताती हूँ। उस गद्यांश को आपको लिखना है, समझना है कि गद्यांश होता क्या है। तो देखिए, जैसे आपको दिया है, कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, संदेह होने लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे या नहीं। कई बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी सफलता मिलती है। इसमें मन में निराशा का भाव जागृत हो जाता है। निराशा को प्रसन्नता और शांति नष्ट हो जाती है। आशा उत्साहित करती है। निराशा का भाव अकेले नहीं आता, उसके साथ हीनता की भावना का जन्म होता है। असुरक्षा का भाव आता है, तनावों का बवंडर आ जाता है, मन उत्साहहीन हो जाता है। मन में निराशा नहीं, आशा को बसाना चाहिए। जो लोग जीवन में आशावादी रहते हैं वही विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। अब प्रश्न देखिए इसके नीचे, निराशा का भाव क्यों जागृत हो जाता है? तो इसमें लिखा है निराशा का भाव क्यों हो जाता है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों के बाद भी असफल हो जाने के कारण निराशा का भाव जागृत हो जाता है। निराशा का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें दिया है, निराशा व्यक्ति को अप्रसन्न और अशांत करती है, उसकी चिंतन शक्ति को भी कमजोर कर देती है। निराशा के साथ अन्य कौन कौन सी बुराइयां हैं? निराशा के साथ हीनता, असुरक्षा के भाव आते हैं और व्यक्ति तनाव में घिर जाता है। मन में आशा का भाव क्यों बनाए रखना चाहिए? आशा मन में उत्साह का भाव भरती है तथा विपरीत परिस्थितियों में लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करती है। अब इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उचित शीर्षक होगा आशा का भाव। आया समझ में? तो इसी में पूरे प्रश्नों के उत्तर दिए रहते हैं। इसी तरह हमारा पद्यांश होता है, तो पद्यांश भी आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उसी में प्रश्न रहता है, उसी में शीर्षक का पता चल जाता है, पूरा उसी में रहता है। तो बेटा आज आपने अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों समझ लिए। ये कविता में आता है और ये गद्य में आता है। इसके प्रश्नोत्तर आपको उसी पैरा में मिल जाएंगे। धन्यवाद।